हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का सैम्पल पेपर बताऊंगा जो कि सेशन 2021 में आएगा। अब यहाँ पे जो टोटल पेपर होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा और कितने ड्यूरेशन का होगा, 3 आवर्स का होगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो हैं द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स, यानी क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स होंगे ए एंड बी, और दोनों पार्ट्स ए और बी में कुछ इंटरनल चॉइसेस होंगी। पार्ट ए में 2 सेक्शंस होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। सेक्शन 1 में जो है 16 क्वेश्चंस होंगे और किन्हीं भी 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस होंगी। और सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और हर एक केस स्टडी में 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स होंगे और उसमें से कोई भी 4 हमको करने होंगे। और पार्ट बी में 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 to 33 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 34 से 36 जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे 5 मार्क्स के होंगे। इसमें भी कुछ इंटरनल चॉइसेस होंगी, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स के में इंटरनल चॉइसेस भी होंगी हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए का सेक्शन 1 करेंगे। अब सेक्शन 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो रियल नंबर से है, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और 1 मार्क्स का है। इसमें जो है हमको 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है या रिप्रेजेंट करना है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए 156 का पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 156 का क्या हो जाएगा? 2 7s are 40, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 9s are 18. अब 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 30। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 3 × 30। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमने 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया या एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -a। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर से है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे हमको बनाना है कि अगर उसके जीरोज हैं उनका सम जो है 2 है और इसके जीरोज का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है -8 है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो ये है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे हम पहले x² लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और यहाँ पे हमको गिवन क्या है? सम ऑफ जीरोज क्या है? 2 है। ये क्या हो गया? 2x प्लस और प्रोडक्ट क्या है? -8 है। यहाँ हम -8 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? x² माइनस 2x -8। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसका सम जो है 2 था और प्रोडक्ट जो है -8 था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF हमको दिया हुआ है 96 और 404 का, जो कि 4 है, और हमको LCM फाइंड आउट करना है 96 एंड 404 का। अब ये भी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से ही है क्वेश्चन। अब इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा
HCF ऑफ कोई भी दो नंबर है ए और बी, तो उनका HCF को हम उनके LCM से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वेट कर जाते हैं नंबर्स के प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको HCF क्या दिया हुआ है 4, तो HCF की जगह 4 लिख देंगे। LCM हमको फाइंड आउट करना है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 96 इंटू 404। ये हमारा आ गया 96 इंटू 101। अब 96 इंटू 101 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 और 96, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा LCM आ गया। अब इसी में ही एक चॉइस वाला क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब मैं इसको भी बता देता हूं आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। वो होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को या सभी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। And this और इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे वो यूनिक होंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे हम तो जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आएंगे वो अपने आप में एक यूनिक होंगे। अपने आप में वो यूनिक होंगे उनके फैक्टर्स, भले ही उनका ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे कि हमने 156 किया था, ठीक है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स जो है 1 और वो खुद के अलावा कुछ एक नंबर और ऐसा होगा जो उसका फैक्टर होगा। जैसे 156 है, 156 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। तो 156 एक कंपोजिट नंबर था और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे हुए। अब 156 का ये जो है एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख दें, चाहे 13 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख दें। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का चॉइस वाला क्वेश्चन हो गया, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द ratios of coefficient find out whether the pair of the equations is consistent or inconsistent। अब ये जो क्वेश्चन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर से पूछा गया हुआ है। अब और किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हम 2 लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है ना, जो x और y के कोफिशिएंट होंगे उनका जो रेशियो होगा वो होगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2
अगर दोनों आपस में अनइक्वल है, यानी कि x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट के रेशियो दोनों इक्वेशन से हमने लिए और वो दोनों आपस में क्या है, अनइक्वल है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगे। इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। और इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्या होगा। अब A1 हमारा 1 है और A2 हमारा 3 है और B1 हमारा -2 है और B2 हमारा कितना है, +4 है। ये हमारा क्या आ गया, -1/2, जो कि अनइक्वल है 1/3 के। इसका मतलब क्या हुआ, ये इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे, इनके रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अब इसके बाद इसमें और भी सिचुएशंस होती हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ पे क्या है कि तीनों रेशियोज आपस में बराबर हैं, तो इनका ये क्या होंगे, ये भी जो है ना ये क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगे। इनका जो ग्राफ बनेगा वो क्या कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। और इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा। किसका बनेगा, पैरेलल लाइंस का बनेगा। और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा पैरेलल लाइंस में। और ये जो होगा, जो पैरेलल लाइन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इफ A एंड B आर को प्राइम नंबर्स देन फाइंड द HCF ऑफ A, B। कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर A और B दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF क्या होगा। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर A और B का जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ और सिर्फ 1। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी कि A भी एक प्राइम नंबर हो और B भी एक प्राइम नंबर हो। जब A और B दोनों प्राइम नंबर्स होंगे तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, जो कि क्योंकि A भी 1 से डिविजिबल होगा और B भी 1 से डिविजिबल होगा, तो इनका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से ही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे एक सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर जो है, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है हमारा 60 डिग्री का। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब
थीटा कितना है हमारा 60 है, और पाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पाई लेने के लिए 22/7, और आर जो है, आर क्या है हमारा, आर जो है हमारा यहाँ पे है 6। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, और 6 × 6 से 36 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 × 22/7, या फिर आंसर हमारा आ जाएगा 6 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आ गया, 6 पाई आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है कि अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे जो है ना एक पिलर लगा हुआ है, या इसको हम पोल भी बोल सकते हैं, और यहाँ से हमने एक घोड़े को बांध दिया, और ये जो रस्सी है वो 28 मीटर लॉन्ग है। तो ये कहाँ तक, कितने एरिया तक, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। अब जितनी बड़ी फील्ड को ये जो है ना ग्रेज कर सकता है, यानी कि चढ़ सकता है, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो ये जो है ना हमारा सेंटर हो जाएगा, और ये जो इसकी रोप है वो हमारा रेडियस हो जाएगा, और इस सर्किल के बराबर, यानी कि 28 मीटर को अगर हम रेडियस मान लेंगे तो इस चारों तरफ ये पोल के हॉर्स जो है घूम सकता है। ये हॉर्स जो है पोल के चारों ओर इस तरह से घूम कर सकता है, जो कि क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा। अब इस सर्किल का हमको क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 इंटू, अब हमको पाई क्या लेना है, 22/7, और आर हमारा कितना हो गया, 28 मीटर हो गया। तो ये हो गया 7 × 4 = 28। तो ये क्या हो गया हमारा 44 × 4। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, कैरी ऑन 1, 4 × 4 = 16, 176 मीटर के वो फील्ड होगी जिसका पेरीमीटर 176 मीटर होगा, जिसको हॉर्स जो है ग्रेज कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC, और एंगल ADE जो हमारा 70 डिग्री है, और BAC जो कि हमारा 50 डिग्री है। देन एंगल BCA निकालना है, यानी कि ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट से है, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्सेप्ट से लिया गया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब इसमें हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं ADE एंड ABC। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन है। ये एंगल BAC और DAC दोनों क्या हैं, कॉमन है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसके बाद एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि DE इज पैरेलल टू
BC। अब BE जो है पैरेलल है हमारा BC से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि AB क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर ADE is similar to triangle ABC। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनके सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। Therefore, angle AED is equal to 180। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है। अब 180 में से एंगल A और एंगल D जो कि क्या है 50 और 70 है, उनको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको एंगल AED आ जाएगा। तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एंगल AED इज इक्वल टू 60 हो गया। अब चूंकि ट्राइंगल ADE और ABC आपस में क्या है, सिमिलर है, तो क्या होगा, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BCA। एंगल BCA, क्योंकि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हो गए। तो एंगल BCA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। अब इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में एक सब पार्ट और है जिसमें बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर AD इज 2 सेंटीमीटर, BD इज 3 सेंटीमीटर, AE is 3.5 सेंटीमीटर एंड AC is 7 सेंटीमीटर। इज DE पैरेलल टू BC। और हमको ये दिखाना है, पता करना है कि DE क्या पैरेलल है BC के कि नहीं है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पे भी हम सिमिलैरिटी का ही इस्तेमाल करेंगे। इन ट्राइंगल ADE and triangle ABC। अब DE is parallel to BC तभी हो सकता है जब ट्राइंगल ADE और ABC आपस में क्या हो, सिमिलर, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम है। अब यहाँ पे अगर सिमिलर होंगे तो क्या होगा कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ये चीज होनी चाहिए, तभी जो है DE जो है पैरेलल होगा BC के। तो यहाँ पे हम AD क्या है, AD हमारा 2 सेंटीमीटर है और AB हमारा क्या है, AD प्लस, अब AB इज इक्वल टू क्या होगा, AD प्लस BD होगा। तो BD हमारा 3 सेंटीमीटर है और AD हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 5। अब AE जो है हमारा 3.5 सेंटीमीटर है और AC जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है और DE और BC हमको नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि AD अपॉन AB हमारा 2.5 है
और AE अपॉन AC हमारा 3.5 है, जो कि क्या है, अनइक्वल है। और अगर तो अनइक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ADE और ABC आपस में सिमिलर नहीं है। जब सिमिलर नहीं है तो DE इज नॉट पैरेलल, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ये हमने प्रूव कर दिया इसको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 52,080। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे एक सर्कुलर फील्ड है और सर्कुलर फील्ड में चारों ओर, यानी कि इसके सरकमफ्रेंस पे फेंसिंग करने के की जो कॉस्ट है वो हमारी क्या है, 5,280 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹5280। अब रेट ऑफ फेंसिंग हमको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, ₹24। तो टोटल डिस्टेंस इज फेंस्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5280 अपॉन 24। यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर हमको निकालनी हो कि कितनी फेंसिंग की गई है तो वो क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो हम इसको करते हैं, तो ये हो गया 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8 0, 2 1 2, 2 2 4। अब ये क्या हो जाएगा, 12 2 24, 12 2 24 और ये 0 हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस फेंस्ड की गई है वो कितनी आ गई, 220 मीटर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये सर्किल के चारों ओर फेंसिंग हुई है, इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ ए फील्ड इज इक्वल टू 220 मीटर। देयरफॉर 2 पाई r इज इक्वल टू 220 मीटर। r इज इक्वल टू 220 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 220 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7। 22 ये हो गया 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, ये हमारा क्या आ गया, 5/5 डिवाइडेड बाय 1/7 मीन्स क्या हो जाता है, 5 इंटू 7/1। तो 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 35 मीटर जो है हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कहा जा रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground where it makes an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree from where it is broken. अब ये ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक ट्री है
और वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। मान लीजिए ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होकर के ये जो पार्ट है आपका ट्री का, ये जो पार्ट है ये ग्राउंड पे गिर गया। ग्राउंड पे गिरने के बाद ग्राउंड से जहाँ पे इसने टच किया वहां से ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेस वो 8 मीटर है। यानी कि ये जो ट्री का फुट है और जिस ग्राउंड पे टच किया है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हमको क्या निकालना है, हमको जो है ना हाइट निकालना है ट्री का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हाइट निकालने के लिए हम tan 30 ले लेंगे। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/√3। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस क्या है हमारा BC है। और AB हमें पता नहीं है और BC जो है हमारा कितना है, 8 है। तो AB इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/√3। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे तो ये हम आ जाएगा 8√3/3। यानी कि जो AB की जो डिस्टेंस आ गई वो क्या आ गई, 8√3/3। अब ये जो डिस्टेंस है AD जो डिस्टेंस है और AC जो डिस्टेंस है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हमने AC हाइपोटेन्यूज निकाल लिया तो क्या होगा, हमको ये पता चल जाएगा कि पेड़ की हाइट टोटल कितनी है। अब हाइपोटेन्यूज और बेस जो है हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमारा जो है सेक हो जाता है, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा cos थीटा हो जाता है। यानी कि हम यहां पे ले लेंगे cos 30 डिग्री। अब cos 30 जो हमारा होता है वो √3/2 होता है और जो कि क्या हो जाएगा, BC/AC हो जाएगा। अब BC तो हमें पता नहीं है और AC हमें पता है। AC जो है हमारा 8 है। देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8√3/2। अब ये क्या हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे होगा, एक मिनट मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। cos 30 इज इक्वल टू √3/2 होता है और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारा क्या है, BC है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। तो BC जो है हमारा वो कितना है, 8 मीटर है और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 8/√3 हो जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 16/√3। अब 16/√3 का मतलब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा 16√3/3। अब इसके बाद जो हमारे टोटल हाइट है ट्री की वो क्या है, BD है। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB + AD हो जाएगा। अब AB हमने कितना निकाला था, 8√3/3 निकाला था और हमारा जो AD है वो AC के बराबर है। तो AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16√3/3
3 हो गया, यानी AD की वैल्यू क्या हो गई 16√3/3 हो गई। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा और 16 + 8 हो गया 24√3/3। अब ये क्या हो जाएगा 3 8 = 24, यानी कि 8√3 हमारा जो है हाइट हो जाएगी किसकी, ट्री। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सर्किल है उसका जो पेरीमीटर है वो होता है 2πr और जो एरिया होता है वो क्या होता है πr² होता है। अब बोला जा रहा है कि दोनों पेरीमीटर और एरिया दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। इसका मतलब 2πr = πr²। तो पाई और पाई कट जाएगा, इस r से r कट जाएगा, तो r = क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स। यानी 2 यूनिट्स अगर हम रेडियस ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। अब ये जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मोड = 3 ऑफ मीडियन -2 मीन। ये हमारा एम्पिरिकल रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मोड के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 3:5 वी ड्रॉ अ रे BX such that CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at equal distance on ray BX? अब इसमें कहने का मतलब ये है कि BC हमारा एक लाइन है और X एक पॉइंट है जो है BC को 3:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो BX जो रे होगा जो कि एक एक्यूट एंगल बना रहा होगा वो इक्वली कितने पार्ट्स में, कितने पॉइंट्स में, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंस, यानी कि BX से एक इक्वल डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोकेट कर सकते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, 5 और 3 का सम, यानी कि 8 इक्वल पार्ट्स में हम BX को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, तभी जो है ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो A1 हमारा क्या है 4 है और A2 हमारा क्या है 2 है और B1 हमारा P है और B2 हमारा 2 है। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो 2 2 4 हो गया, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि P इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि P जो है 4 को छोड़ करके कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। तब जो है ये दोनों इक्वेशंस क्या देंगी, एक यूनिक सॉल्यूशन देंगी। अब इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड
बाय द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x एंड y के। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों रेशियोज निकालेंगे हम। तो इसमें इक्वेशन में a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 4 हो जाएगा, और b1 अपॉन b2 हमारा क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 6 हो जाएगा, और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, -5 अपॉन -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 अपॉन 2 हो गया और 1 अपॉन 2 हो गया, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 9 सॉल्यूशंस होंगे। अब 13th वाला क्वेश्चन हो गया। 13 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, 3 हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो बैग में है वो कितनी हो जाएंगी, सम ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड रेड बॉल्स, तो वो हो गई 5 + 3 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन रेड बॉल वो कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी में सब पार्ट भी है, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर्स। अब जो डाई होता है उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अब इसमें प्राइम नंबर्स कितने हैं, 2 है, 3 है और 5 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर is 3। अब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन डाई इज 6, क्योंकि टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6 मीन्स 1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे ये जो है हमारा एक टावर है, यहाँ से 15 मीटर दूरी पे जो है एक टावर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। vertically on the ground, find the point on the ground which is 50 meter
अब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब मान लीजिए पॉइंट जो है हमारा ये है ग्राउंड पे, और इससे 15 मीटर की डिस्टेंस पे एक वर्टिकली टावर खड़ा हुआ है जो कि ये है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है कि हम जब ऊपर की ओर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब नीचे की ओर देखते हैं तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा कितना है, 60 डिग्री है टावर के लिए, और पॉइंट से टावर की जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर की। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। अब हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इस ट्रायंगल की। अब हमको बेस पता है और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर किस में आता है, tan में आता है। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan में आता है। तो हम क्या करेंगे, tan 60 ले लेंगे। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, AB अपॉन BC हो गया। अब AB हमें पता नहीं है और BC हमारा 15 मीटर है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। AB अपॉन 15 हो गया। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 इंटू √3 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, इतने मीटर हाइट होगी टावर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज, अब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर और उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, यानी कि यहाँ पे दो इवेंट हैं, एक इवेंट E है और एक नॉट इवेंट E है। दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि कोई एक इवेंट है प्राइम नंबर्स का, डाई में प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। अब नॉट एक इवेंट है जिसमें प्राइम नंबर्स डाई में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी होने की वो क्या होगी, 1/2 होगी, और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 हो जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है और उसमें लिखा हुआ है मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल took her 10th standard students to show Red Fort. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. She narrated the fact of Red Fort to students. Then the teachers said, in this monument one can find combination of solid figures. There are 2 pillars which are cylindrical in shape and also 2 domes at the corners which are hemispherical. 7 small domes at the center. Flag hosting ceremony on the Independence Day take place near these domes. अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर, यानी कि कितना क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा 2 बड़े डोम्स जो हैं उनको ढकने के लिए, अगर रेडियस जो है वो क्या है 2.5 मीटर। अब जो डोम्स हैं वो क्या है, हेमिस्फीयर, यानी कि किस शेप में है, हेमिस्फीयर शेप में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए 2 domes at the corners which are hemisphere. अब
उनका जो एरिया होता है, अब हमको अगर उनको चारों तरफ किससे ढकना है, हमको उनको ढकना है क्लॉथ से, तो हम क्या निकालेंगे, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 2 लिखा इंटू पाई, पाई हम ऐसे रहने देते हैं, और आर हमारा कितना है 2.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 6.25। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 6 ज़ा 12, और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये क्या हो गया 12.50 पाई। अब ये एक डोम का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोम्स कितने हैं 2, तो कितना कपड़ा लगेगा, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 12.50 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 200, 2 5 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 1 ज़ा 2 इंटू 22/7। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। टू 5 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, ये हमारा हो गया 55,000 डिवाइडेड बाय 7। अब 55,000 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ लग जाएगा 2 डेसिमल्स के बाद लग जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 78.57 आएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर। अब सिलेंड्रिकल पिलर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। अब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो पिलर का होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो है हमारा 1.4 है, और हाइट कितनी है 7 है, 7 ये कट गया, अब 4 इंटू 1.4 हो गया। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब यहाँ पे कितने पिलर्स हैं, 2 पिलर्स हैं, यानी कि दोनों पिलर्स का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 44 इंटू 1.4, ये 8 हो गया, 8 इंटू 1.4 हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, तो वो हमारा आ जाएगा 123.2।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस 3.5। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पे रेडियस कितना है? 3.5 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो ये हमारा लमसम कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 89.83 मीटर क्यूब। डी हमारा ऑप्शन होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब हम इसको देखते हैं।